कि एक डायबिटिक पेशेंट को आप क्या नहीं प्रोवाइड करते हैं, किडनी पेशेंट को आप क्या नहीं प्रोवाइड करते हैं डाइट में? डायबिटीज़ की अगर डाइट की बात करें तो मेनली हमें कार्बोहाइड्रेट्स हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो किडनी पेशेंट में कुछ चीज़ें हम जैसे रेड जूस है, ग्रीन जूस है और भी ये तरह की चीज़ें देते हैं। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। जैसे हम आपको लगातार हिम्स शुद्धि लखनऊ की एक सीरीज़ दिखा रहे हैं, आईपीडी पेशेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सीजीएचएस पेशेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पंचकर्मा थेरेपी, नेचुरोपैथी या फिर हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, सारी चीज़ों के बारे में हम आपको दिखा चुके हैं। तो इसी कड़ी में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, जो यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम पूछेंगे कि किस किस तरीके के पेशेंट आते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम के पेशेंट्स आते हैं, उनके रिजल्ट्स क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, परसेंटेज ऑफ रिवाइवल क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगी अभी आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रियंका। डॉक्टर प्रियंका, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मुझे आप बताएंगे, सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि मैंने सारे पेशेंट्स को देखा है, यहाँ पे ज़्यादातर किडनी पेशेंट्स हैं, लेकिन क्या सिर्फ किडनी पेशेंट्स ही हैं या फिर और भी तरीके के पेशेंट्स आते हैं? नहीं, किडनी पेशेंट आप कह सकते हो मेजॉरिटी जो पेशेंट है वो हमारे पास किडनी के रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ किडनी के पेशेंट होते हैं। इवन हमारे पास गठिया के पेशेंट भी होते हैं और बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं हमारे पास, इसके साथ में लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स हैं, कार्डियक पेशेंट्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट सिर्फ किडनी के रहते हैं, बट मेजर पेशेंट्स अगर बात करें तो वो किडनी के रहते हैं। तो मतलब इनका चांसेस या परसेंटेज ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना होता होगा सभी पेशेंट्स? देखिए, सभी पेशेंट का एक साथ तो नहीं बोल सकते, बट अलग अलग हम बात करें, अगर सीकेडी की बात करें, सीकेडी भी कई तरह का, जैसे किडनी डिजीज़ की बात करें तो किडनी डिजीज़ भी बहुत तरीके की होती हैं। तो उसमें मोस्टली जो सीकेडी के पेशेंट्स हमारे पास होते हैं, अगर हम जीएफआर में रिकवरी की बात करें, जीएफआर इम्प्रूव करना मेन रिकवरी है, तो रिकवरी की बात करें तो आप 70% तो आप मान के चलो, 70-80% जो है पेशेंट्स में हमें इम्प्रूवमेंट, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर देखने को मिलता है। बहुत, अगर आप ये समझो, उन पेशेंट्स में रिकवरी नहीं मिलती जो चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर चीज़ों को अच्छे से फॉलो किया जाए तो रिकवरी अच्छी रहती है। जैसे आप रिकवरी ये भी कह सकते हो, कई पेशेंट्स का डायलिसिस बंद हो जाता है, कई पेशेंट्स की डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वो भी एक तरह से रिकवरी ही है। कि जिन पेशेंट को अगर वीकली 2 बार अगर किसी को डायलिसिस कराना पड़ रहा है और उसको हम धीरे धीरे कम करते हुए महीने 2 महीने में कभी एक बार डायलिसिस की नीड पड़े, तो वो भी उन पेशेंट्स के लिए वो रिकवरी ही होती है। और डायलिसिस बंद हो जाए वो तो सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल। और डाइट पर आते हैं कि हर तरीके की डाइट जो है वो अलग होती है, हर अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग डाइट होती है। तो उसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट को आप क्या नहीं प्रोवाइड करते हैं, किडनी पेशेंट को आप क्या नहीं प्रोवाइड करते हैं डाइट में? देखिए, डायबिटीज़ की अगर डाइट की बात करें तो मेनली हमें कार्बोहाइड्रेट्स हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपने देखोगे यहाँ पे हम मिलेट डाइट देते हैं। तो मिलेट एक तो फाइबर रिच होता है, कार्ब्स उसमें मिनिमल होते हैं, और वो आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, वो किडनी पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर मिलेट डाइट पे आ जाते हैं ना, तो आप समझो आधी बीमारी तो वहीं से ठीक हो जाती है, क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट को कम कर दिया। ठीक है। और पेशेंट्स को हम, जैसे आप देखोगे कि सुबह ब्रेकफास्ट जो देते हैं हम डायबिटीज पेशेंट्स को, सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं वो हम देते हैं। जो भी डाइट रहता है प्लेट 1 प्लेट 2 करके देते हैं। प्लेट 1 में हम सैलड देते हैं और साथ में फिर जो भी मिलेट डाइट रहती है। डायबिटीज पेशेंट्स में मेनली जो रहता है डाइट में, एक तो कार्ब्स कम करने रहते हैं, बाकी आपका जो डाइट हम फॉलो करते हैं फ्रूट्स और सैलड, यही चीज़ें रहती हैं। अब किडनी पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो किडनी पेशेंट्स में कुछ चीज़ें हम जैसे रेड जूस है, ग्रीन जूस है और भी ये तरह की चीज़ें देते हैं, बट ये भी हमें थोड़ा सा मॉनिटर करके ही देता है। जैसे कई बार किडनी पेशेंट में पोटेशियम लेवल बढ़ा होता है, तो हम उस हिसाब से ही पेशेंट्स को देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पोटेशियम लेवल बढ़ा है तो हम उनको डाइट में रेड जूस देंगे ही, वो डिपेंड करता है किस रेंज में है पोटेशियम। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को देखते हुए ही उनका डाइट प्लान बनता है। मतलब उनकी क्या स्थिति है उस हिसाब से चीज़ें प्लान की जाती हैं। पेशेंट टू पेशेंट वारी कर सकता है डाइट प्लान, क्योंकि हर पेशेंट का कंडीशन अलग होता है, तो पेशेंट के हिसाब से ही हम डाइट को बना के उनको देते हैं। अच्छा, एक दिन का, मतलब एक दिन का मैं पूछ रही हूँ, एक पैकेज कितने दिनों का होता होगा अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आता है? पैकेज देखिए वो भी डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, डिजीज़ वाइज भी वैरी करेगा और पेशेंट का क्या कंडीशन है उस पर भी वैरी करेगा। बट अगर
इन जनरल बात करें तो मिनिमम 7 डेज़ का रहता है। 7 डेज़, 10 डेज़, 14 डेज़, वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि हमें किस तरह से उनका ट्रीटमेंट प्लान करना है और कितना नीड है। अब जैसे हमारे पास ओबेसिटी के भी पेशेंट्स आते हैं, तो अगर हम ओबेसिटी की बात करें तो वेट लॉस के लिए अगर हमें करना है तो एटलीस्ट 10 to 14 डेज़ जो है प्लान करते हैं कि वो वेट लॉस के लिए हमारे पास पंचकर्म के लिए रुकें। ओके, मतलब और किडनी और जो डायबिटीज़ जैसे पेशेंट्स होते हैं उन्हें मैक्सिमम कितने दिनों में रिजल्ट्स या इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं? देखिए, अगर हम किडनी GFR बढ़ने की बात करें तो वो एक स्लो एंड लंबा प्रोसेस है। तो उसमें क्या रहता है कि 4-5 मंथ्स एटलीस्ट हमें लगता है GFR चेंज देखने में कि GFR में कितना इम्प्रूवमेंट आया। बाकी चेंजेस अगर फिज़िकल आप सिम्टम इसकी बात करें कि उसमें इम्प्रूवमेंट कितना आ रहा है, तो वो तो 7 डेज़ में भी आप देख सकते हो। पेशेंट्स को आप पूछोगे तो वो 7 डेज़ में भी सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट दिखना लगता है। ओके। और लास्ट मेरा सवाल होगा आपसे कि अफोर्डेबिलिटी, इट इज़ द मेन क्वेश्चन कि हर पेशेंट या हर इंसान ये जानना चाहता है कि कोई भी ट्रीटमेंट अगर मैं ले रहा हूँ तो क्या वो मेरे लिए अफोर्डेबल है या नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किडनी का ट्रीटमेंट अगर हम बात करें एलोपैथ में तो ट्रीटमेंट है ही नहीं जी। और इसमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट 2 ही चीज़ें बताई जाती हैं जो कि एलोपैथ के हिसाब से ठीक है, उनके पैथी में यही ट्रीटमेंट है। बट हम अगर आयुर्वेद में बात करें तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, डायलिसिस बंद कराने की बात कर रहे हैं या डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी कम करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, अगर लॉन्ग टर्म पे देखें, डायलिसिस कराते रहना भी एक तरह से फाइनेंशियली बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है किसी भी पेशेंट्स के लिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आपने महीने में एक बार डायलिसिस करा लिया या 4 दिन में आपने मतलब 4 महीने डायलिसिस करा लिया फिर आपका बंद हो जाएगा डायलिसिस। वो आपको बताया जाएगा कि लाइफ टाइम कराओ, या फिर आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हो तो ट्रांसप्लांट भी एक बहुत ही बड़ा खर्चा है। तो अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे उस हिसाब से इतना खर्चा नहीं रहता है। जो भी थेरेपीज़ चलती हैं उसके हिसाब से ही हम ट्रीटमेंट जो भी पेमेंट रहता है वो रहता है। तो वो इतना कॉस्टली अगर आप कंपेयर करो तो नहीं लगेगा। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियंका। थैंक यू मैम। तो ये थी पूरी जानकारी, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसे तमाम अन्य खबरों के लिए, साथ में साक्षात्कार के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूँ ही बने रहिए। बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। 87258 87258